जय श्री श्याम, हेलो एंड वेलकम बैक टू जीएसटी विद पीएस। दिस इज चार्ट अकाउंटेंट पुनीत सुराजी वाले। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सर आप लोग कैसे क्या अपने ऑडिट को रिवाइज कर सकते हैं। देखिए होता क्या है ना, चाहे आप सीए इंटर के स्टूडेंट हो या सीए फाइनल के स्टूडेंट हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है। बिकॉज आज मैं कुछ ऐसे मास्टर प्लान आपको बताने वाला हूँ, ऐसे कुछ चीजें बताने वाला हूँ, अगर आप वो कर लेते हो तो आपके जो अभी ऑडिट या थ्योरी सब्जेक्ट्स आपको दिक्कत दे रहे हैं वो दिक्कत आपको आना बंद हो जाएगी। हाउ कैन आई से दिस इतने अच्छे से या इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस से कैसे क्या बोल पा रहा हूं, उसके पीछे का सर रीजन ये है कि दिस इज समथिंग आई डिड माई सेल्फ अपने पढ़ाई के टाइम पर। और दूसरा, अभी जब मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं उस समय मैं उन्हें यही सारी स्ट्रेटेजीज, यही सारे पॉइंटर्स बता रहा होता हूं कि किस तरीके से दे कैन रिवाइज थियरी सब्जेक्ट्स, दे कैन रिवाइज ऑडिट। तो आप सभी के लिए ये वीडियो अच्छी होने वाली है। आई वांट कि आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और भाई आप लोग जल्दी से इस वीडियो को देखने के लिए आ जाए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है सर। पहली बात, व्हाट आर ऑल द पॉइंट्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। सबसे मेन पॉइंट है सर कि अपना अप्रोच चेंज कर दो। व्हाट डू आई मीन जब मैं कहता हूं कि आप अपना अप्रोच चेंज कर दो। देखो आपको यह समझना पड़ेगा कि अब आईसीआई वो आईसीआई नहीं रही जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेती थी कि 5 पॉइंटर्स बता दो, 5 चीजें बता दो, वैसे क्वेश्चंस पूछ लेती थी। अब वैसी आईसीआई नहीं रही है। आईसीआई ने अपना क्वेश्चनिंग अप्रोच चेंज करा हुआ है और ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड कर दिया है। अगर आप लोगों ने पिछले कुछ अटेम्प्ट में देखा होगा तो नवंबर 23 तक के आईसीआई का जो पैटर्न था, स्पेसिफिकली मेजरली इन ऑडिट और बाकी सब्जेक्ट्स में भी आईसीआई का जो पैटर्न था ना, उसमें आईसीआई मिक्सचर में पूछती थी। 65 to 70% होते थे एप्लीकेशन बेस्ड, जहां पर कि आपको एक केस सिनेरियो दे दिया जाएगा और आपको उस केस सिनेरियो के बेसिस पर अपना काम करना होगा। बट अभी रिसेंटली ना आईसीआई ने वो पैटर्न चेंज कर दिया है। आईसीआई ने वो पैटर्न चेंज करके कर दिया है मोर एप्लीकेशन बेस्ड, और ज्यादा से ज्यादा वो एप्लीकेशन बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चन पूछेंगे और बहुत ही कम से कम वो लोग पूछेंगे ऐसे क्वेश्चंस जहां पर कि डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। राइट। तो अब आपको जो आंसर लिखना पड़ेगा आपको उसी वाले पैटर्न में लिखना पड़ेगा। कौन से वाले? जिसमें आप पहले एक इंट्रोडक्शन लिखते हो, देन फैक्ट ऑफ द केस बताते हो और फिर कंक्लूजन लिखते हो। आपके मेजरली क्वेश्चन वैसे ही होते हैं। अब अगर आपने ये चीज नोटिस करी होगी तो जस्ट बिकॉज आईसीआई ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है मई 24 से। जब मई 24 का अटेम्प्ट आया तो आईसीआई ने 3 चेंजेस करे। जब मई 24 आया ना तो उसके बाद में आईसीआई ने 3 चेंजेस करे। एक चेंज था, उन्होंने अपना पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन चेंज कर दिया। दूसरा चेंज था, उन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया। ऑडिट में बहुत सिलेबस में चेंजेस कर दिए कि भाई हम ऐसे ही लेकर आ गए, एसआर लेकर आ गए, एसआरएस लेकर के आ गए। बहुत सारे चेंजेस कर दिए। और साथ में जो तीसरा चेंज करा जिस पर लोगों का ध्यान नहीं गया वो थे टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आईसीआई के बुकलेट में भी जो क्वेश्चन बदल करके आए वो ऐसे आए जिनमें कि आईसीआई बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड पूछ रहा था। वो चाह रहा था कि आपके नॉलेज को टेस्ट करा जाए, ना कि आपके रटने की शक्ति को। और इसीलिए दैट्स व्हाई आई से कि अब आपको ना ये जो रट्टाफिकेशन है ना भाई, ये बंद करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं किसी चीज के सिंपल टेक्निक्स बना लूंगा पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए, एंड इट विल वर्क फॉर मी, नाउ इट वोंट। हो सकता है एक तो क्वेश्चंस में काम में आ जाए लेकिन मेजरली इट वोंट। अब वो आईसीआई ने पैटर्न ही बदल दिया है। तो अगर आईसीआई ने अपना क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदला है तो भैया हमको हमारी पढ़ाई का अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, पढ़ने का अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। एंड इवन इट शुड बी मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड। राइट। हमारा भी पैटर्न क्या होना चाहिए? मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड होना चाहिए। सर वो कैसे क्या होगा? उसके लिए सर यहां पर मैंने आपको बता दिया है कि किस किस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, आप इस तरीके से अगर आप रिवाइज करोगे ना, अभी आपको जब मैं बताऊंगा टेक्निक, आपको ही वो फील होगा कि ओके दिस इज मोर इफेक्टिव देन व्हाट आई वाज डूइंग प्रीवियसली। पहली चीज, मैं हमेशा ये मानता हूं कि आपको बहुत अच्छे से सारे की कॉन्सेप्ट्स तो एक बार रिवाइज करने ही चाहिए सर। आपको सारे की कॉन्सेप्ट्स तो एक बार बहुत ही अच्छे से रिवाइज करने चाहिए। बाकी चीजें बाद में, पहले बहुत अच्छे से आप ये की कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लोगे ना तो आपको एक कह सकता हूं मैं कि बहुत ज्यादा ना एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आता है कि ओके आई नो द कॉन्सेप्ट्स, नाउ आई वांट टू गो टू द क्वेश्चंस। सो इफ दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट,
तब तो भाई आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना ही चाहिए, बिकॉज इसके पहले आपने कभी पढ़ा नहीं है। बी इट सीए इंटरमीडिएट, बी इट सीए फाइनल। सीए फाइनल के बच्चे कई बार ना अंडर एस्टिमेट कर देते हैं आईसीआई को, बिकॉज दे फील लाइक कि हाँ यार ये सारी चीजें जो मेजरली 45 to 50% ऑफ पोर्शन इज सिमिलर टू व्हाट आई हैव स्टडीड इन इंटरमीडिएट। बट गाइस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया ना। अब आईसीआई, अब तुम वो बच्चे नहीं रहे ना जिनसे आईसीआई बेसिक लेवल पूछेगी। अब आईसीआई को पता है कि यार इसने 3 साल या 2 साल तो काम किया है आर्टिकलशिप में, तो इससे मैं तगड़े एकदम एप्लीकेशन ओरिएंटेड तो पूछ ही सकता हूं। तो आपको तो बहुत ज्यादा टेस्ट करने वाले हैं फाइनल वालों को, और इंटर में भी वो अच्छे लेवल पे टेस्ट कर रही है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, पहले बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो सारे ही की कॉन्सेप्ट्स। नाउ व्हेन यू आर रिवाइजिंग द की कॉन्सेप्ट्स, आई वांट कि आप इन 3 चीजों का ध्यान रखो। नाउ दिस 3 थिंग्स आर नॉट ओनली स्पेसिफिक फॉर ऑडिट। इन 3 चीजों का ध्यान आप सारे ही थ्योरी सब्जेक्ट्स में रखना। पहला, कौन सा थ्योरी सब्जेक्ट्स है भाई? लॉ में रख सकते हो, एसएम में रख सकते हो, ऑडिट में और आईडीटी में, इवन डीटी का भी जो थ्योरी पोर्शन है उसमें भी। क्या क्या चीजें सर? पहला सर, बहुत ही अच्छे से सारे की वर्ड्स लिख लो। मैं कीवर्ड्स क्यों बोल रहा हूं लिखने का वो आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। एक गाइड बनाओ, छोटी सी कॉपी बनाओ, रफ कॉपी, उसमें ना आप लिखो कि भाई फॉर एग्जाम्पल आप सबसे ऊपर लिखोगे कीवर्ड्स, और फिर उसके नीचे आप सारे कीवर्ड्स एक 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 करके लिखोगे। आप पहले कीवर्ड लिखोगे और फिर डैश करके उसके बारे में हिंदी में एक्सप्लेनेशन लिखो भले से। राइट इट इन द लैंग्वेज जो आपको समझ में आए, बट बेसिक लिखो, इंग्लिश में लिखो, बट लिखो जरूर। एंड व्हाई एम आई सेइंग दिस, क्योंकि ये जो कीवर्ड्स है ना, ये आपके फिलर्स की तरह काम करेंगे। अभी समझो मेरा बोलने का पॉइंट क्या है। देखो हमारे साथ तो पता है होता क्या है ना, मेजरली जब हम एग्जाम देने बैठते, आप उस दिन के बारे में सोचो जब आप एग्जाम देने बैठे हो ऑडिट का। आप एग्जाम देने बैठे, आपको पता है कि मुझे ये आंसर आता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि ओके आई नो कि इसका इंट्रोडक्शन में मुझे कौन सा क्या चीज कोट करना चाहिए, कौन सा ऐसे कोट करना चाहिए, कौन सा सेक्शन कोट करना चाहिए, और मुझे कंक्लूजन भी पता है कि मुझे क्या चीज कंक्लूड करनी है। इश्यू आता है आंसर बनाने में। हम लोग भी ऑफन यूज, हम लोग क्या यूज करते हैं पता है? हम लोग है ना बहुत ज्यादा ही आई वुड से हम लोग ना बहुत ज्यादा ही फिलर्स यूज करना शुरू कर देते हैं। फिलर्स क्या होते हैं? इज, द, एम, आर, और, इन, राइट। जब जब भी हम ऐसे फिलर्स यूज करते हैं ना हमारे आंसर को बड़ा बनाने के लिए, दिखाने के लिए, उस समय हम एक चीज और गलती करते हैं, हम लेमैन लैंग्वेज में घुस जाते हैं। अगर आप ये कीवर्ड्स लिख करके रखोगे ना, व्हाट कैन बी दिस कीवर्ड्स एज वेल, वो भी बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज अ कीवर्ड, तो आप क्या लिखोगे? सिर्फ यहां पर लिखोगे कीवर्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और साथ में उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दोगे कि वैसे तो बहुत सारे मिसस्टेटमेंट्स होते हैं, लेकिन जब मुझे डर है कि एक रिस्क है कि कोई मिसस्टेटमेंट मटेरियल भी हो सकता है, तो वो चीज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मानी जाती है। एक मैंने लिख दिया। दूसरा हो गया सर मिसस्टेटमेंट। तीसरा हो गया सर फॉर एग्जांपल आप मटेरियलिटी पढ़ रहे थे, उसके अंदर आया एक बेंचमार्किंग, वो भी आ गया। चौथा हो गया सर आप ऐसे 200 पढ़ रहे थे और ऐसे 200 में आपको मिला प्रोफेशनल जजमेंट, वो आ गया। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, वो आ गया। कीवर्ड लिखो और एकदम बेसिक एक्सप्लेनेशन, एकदम ही बेसिक, सिर्फ खुद को समझ में आए ऐसा एक्सप्लेनेशन लिखो अबाउट दैट कीवर्ड, एकदम छोटे वर्ड्स में। अभी क्या होगा ना, जब आप आंसर देने बैठे हो, इवन दो आपको भाई हो सकता है कि सब कुछ नहीं आता, बट आपको अगर ये कीवर्ड्स पता है ना, फट से आप ये कीवर्ड्स गार्निश कर दोगे अपने आंसर में। एंड दिस गार्निशिंग इज व्हाट द एग्जामिनर लव्स। ये गार्निशिंग ही एग्जामिनर को बहुत ज्यादा पसंद आती है कि अच्छा इसने ये कीवर्ड डाला है ना, हाँ ठीक है, ओके वी कैन गो फॉरवर्ड विद दिस। अभी समझो आपके पहले वाले की जो कॉपी थी, उसकी कॉपी के अंदर एक बेसिक लेमन लैंग्वेज में फिलर्स यूज हुए हैं, और आपकी कॉपी के अंदर ये कीवर्ड्स यूज हुए हैं। एग्जामिनर को एक पॉजिटिव अफर्मेशन जाता है कि हाँ यार ठीक है, इसको आती है चीजें, माइंड भी सही से फ्रेम नहीं कर पाया बट इसको आती है, आगे बढ़ा दो। इसीलिए दिस कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट एंड फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, हाँ सबके लिए ये कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सारे ही सेक्शंस और एसेस जो भी आप पढ़ रहे हो उनको एक रफ पेज पर लिखो जरूर।
मतलब एक नोट बना लो कि भाई सिर्फ सेक्शंस, एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ सेक्शंस और उनके नाम्स, सिर्फ एसेज और उनके नाम्स, राइट, वो लिखेंगे। तीसरा, सारी टाइम लिमिट। अगर आप इंटरमीडिएट में हो, लॉ पढ़ रहे हो, तो टाइम लिमिट बहुत सारी आपको आपको पेनल्टीज है, और सारे बहुत सारे हाईलाइटिंग पॉइंट्स भी है, उनकी एक लिस्ट बना लो छोटी सी। ये क्यों काम में आएगी? जब आप एग्जाम वाले दिन पे बैठे रहोगे ना, आप अकाउंटिंग का पेपर सॉल्व करके आए, घर पे आए, अभी बैठे हो, तब ना आप इसको एकदम शॉर्ट में रिवाइज कर सकते हो। सारे सेक्शंस आपके पास में 2 पेज में, आपके पास में सारे सेक्शंस हो गए। आप एग्जाम हॉल में जाने वाले हो, आप घर से निकले हो, उस टाइम पे आप एक बार ये गो थ्रू कर लोगे, आपके पास में सारे सेक्शन, सारे एसेस आपके बाय हार्ट वापस टाइम पर आपके सामने रहेंगे। वरना क्या होता, अगर मैंने ये बनाया नहीं होता तो क्या होता, अगर मैं ये बनाऊंगा नहीं ना, तो मेरे पास में ये चीज ऐसे ही बस मुझे ढूंढना पड़ेगी हर चैप्टर में जा जा करके कि यार सेक्शन कौन से हैं। यू कैन ऑल्सो से कि अरे सर ये सारी चीजें तो मुझे मिल जाएगी, ये कीवर्ड्स आप ही बना कर दे दो सर, ये सेक्शंस की पूरी लिस्ट आप बना करके दे दो, या मुझे इंटरनेट पे मिल जाएगी, एसएस की भी लिस्ट मिल जाएगी कहीं से भी, टाइम लिमिट्स भी मिल जाएगी, बहुत सारी फैकल्टीज ने चीजें बनाई हुई है, बहुत सारा रिसोर्स अवेलेबल है दोस्त। दिक्कत रिसोर्सेज का नहीं है, दिक्कत है आपकी प्रैक्टिस का। सी योर पॉइंट शुड बी कि मुझे जितने सेंसेस यूज करके पढ़ाई कर सकता हूं उतने करना है। मतलब मैं एक चीज में बहुत ज्यादा मानता हूं कि जितना ज्यादा आपके सेंसेस यूज होते हैं ना पढ़ते समय, उतना ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप नॉर्मली पढ़ रहे हो, समझो, अगर आप नॉर्मली पढ़ रहे हो कि मैं सिर्फ मन में पढ़ रहा हूँ कोई चीज, तो सिर्फ मेरा दिमाग काम कर रहा है, और दिमाग के साथ अगर कोई और सेंस काम नहीं कर रहा, मतलब मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, मेरे लिप्स भी नहीं हिल रहे, मेरे कानों में भी कुछ आवाज नहीं जा रही है, मैं कुछ लिख भी नहीं रहा, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, तो हो सकता है मेरा दिमाग सबकॉन्शियसली कुछ और सोचना शुरू कर दे, बिकॉज एक्टिवली कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो हो सकता है दिमाग सबकॉन्शियसली कहीं और चला जाए, और ये होता है हमारे साथ, ऐसा नहीं है कि ये चीज नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, चलो ये चीज तो हो गई। अगर मैं सेंसेस यूज करना शुरू कर दूं, फॉर एग्जांपल इफ आई स्टार्ट स्क्रिबलिंग, मैंने लिखा भी ये पॉइंट, फोकस मोर एंड मोर ऑन स्क्रिबलिंग देन जस्ट रीडिंग एवरीथिंग आउट। मतलब जब आप स्क्रिबल करते करते पढ़ रहे हो, तो आपके 3 सेंसेस एक साथ काम कर रहे हैं। पहला, हाथ, आप हर चीज स्क्रिबल कर रहे हो, आप हर चीज के कीवर्ड्स बना रहे हो, आप हर की कॉन्सेप्ट को लिख कर देख रहे हो, आप हर सेक्शन को राइट डाउन कर रहे हो, आप टाइम लिमिट राइट डाउन कर रहे हो, आपके सेंसेस काम कर रहे हैं, आपके हाथ काम कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप बोल बोल के पढ़ो दोस्त, आप बोल बोल के पढ़ना शुरू करो, बिकॉज जब आप बोल के पढ़ते हो जोर से, हल्की सी भी आवाज में, तो आपका एक तो भाई आपका मुंह काम कर रहा होता है, राइट, आपका माउथ काम कर रहा होता है, दूसरा आपके ईयर्स काम कर रहे होते हैं, आप वही चीज सुन भी तो रहे हो। मैं अगर आपको कोई चीज बता रहा हूं तो मुझे भी तो सुनाई आ रही है ना कि मैं क्या बातें कर रहा हूं। सो इसीलिए हमारे लिए ये 3 चीजें हमको करनी है, इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल। अब होगा क्या, कई बार ना आपको लास्ट डे पर आप जब कीवर्ड रिवाइज करोगे तो आपको शायद उस समय पर याद ना आए रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, बट हो सकता है कि आपको समझ में आए कि यार इस जगह पर ना मैं कुछ तो डाल सकता हूँ रिस्क को लेकर के, बट मेरे को ना अभी रिसेंट में पढ़ा है, आज सुबह ही पढ़ा है, बट मुझे याद नहीं आ रहा क्या डालना चाहिए। तब आपको हो सकता है कि आपने लिखा था, इस कारण से वो चीज आपके मेमोरी में हो कि अरे हाँ उस दिन ये हुआ था, अरे हाँ 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 मैंने ये चीज लिखी थी, ओके ये चीज यहाँ पर आएगी। इसीलिए जितना जब भी पढ़ाई करो ना, बहुत एक्टिवली पढ़ाई करो। जब आप एक्टिवली पढ़ाई करते हो ना, वो मसल मेमोरी में सेव होती जाती है, आपकी मसल मेमोरी बनती जल्दी जाती है, और वो मेमोरी में सेव होना शुरू हो जाता है कि अरे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, दिस इज समथिंग आई डिड, नाउ आई वांट टू वर्क ऑन इट, राइट, नाउ आई वांट टू राइट इट डाउन इन माय एग्जामिनेशन। आपको वहां पर वो चीजें याद आती है। प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन। सर मुझे पता नहीं कितना एम्फेसिस करो इस चीज पर, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। प्रैक्टिस कैसे करना है क्वेश्चन, उसके ऊपर मैं अगले पॉइंट में आने वाला हूं। यूज माय 70-30 टेक्निक। ट्रस्ट मी, ये टेक्निक आप हर सब्जेक्ट में यूज करो। अप्लाई दिस टेक्निक फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स। यस, 70-30 टेक्निक यूज करो। सच बता रहा हूं, आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। व्हाट इज 70-30 टेक्निक, होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सीए फाइनल की बात करूं तो हमारे पास में एक टॉपिक है विच इज कॉल्ड एज प्रोफेशनल एथिक्स। मुझे सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या आपने प्रोफेशनल एथिक्स के कभी, कई सारी फैकल्टीज है जो प्रोफेशनल एथिक्स की बुक्स देती है, मैंने कई सारे फैकल्टीज की बुक्स देखी है, पढ़ा है उनमें से,
एंड आई नो कि हर फैकल्टी कम से कम 80 और 100 100 120 के आसपास तो क्वेश्चन देती ही है प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर। क्या आपने सारे क्वेश्चंस करके देखे हैं? अगर हाँ तो वेरी वेल डन, अगर नहीं तो भाई कैसे पास हो गए फिर? अगर हाँ करके देखा है तो कुछ और चीज है जहां पर दिक्कत आ रही है, हम उस पर भी काम करेंगे। बट अगर नहीं करा है तो भाई पास हो गए कैसे क्या? सिंपल सा पॉइंट है, सारे क्वेश्चन तो सर बनाने ही पड़ेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि सर एक बार रिवीजन करो भले से कॉन्सेप्ट्स का, बट प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। इसीलिए मैंने इस चीज पे इंफेसिस करा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करो। क्या होगा सर, किस तरीके से प्रैक्टिस करूं मैं? क्या सारे ही क्वेश्चंस को ऑडिट कर लूं? क्या बस देख लूं, रीड आउट कर लूं? नहीं भाई, रीड आउट करोगे एज आई सेड, रीड आउट लाउड करोगे कुछ मतलब नहीं पड़ेगा, स्क्रिबल करना पड़ेगा, चितारना पड़ेंगी, किताबें खराब करनी पड़ेगी भाई। मैंने बच्चे देखे वो एज इट इज अच्छी की अच्छी बुक रखते हैं, क्या करना है सीए बनने के बाद वो किताब खोलने भी नहीं वाले हो, तो उसको जितना अच्छे से रंगा सकते हो रंगा दो, समझ रहे हो? उसको करो हाईलाइट, उसमें उसमें काम करो, वो अच्छी अच्छी। आई एम नॉट सेइंग अगर आपको ओसीडी अगर आपको वो पसंद है तो नॉट एन इशू, बट फिर एक कॉपी ले लो साथ में, उसमें स्क्रिबल करो भाई, लिखो चीजें। मतलब आपकी किताब भरी होनी चाहिए, आपकी कॉपी भरी होनी चाहिए विद सिर्फ ऑडिट की सारी चीजें। हमको वापस जाके देखना भी नहीं है उनको, बट सिर्फ भरी होनी चाहिए खुद की संतुष्टि के लिए। अभी व्हाट इज दिस 70-30 टेक्निक भाई, फटाफट से बता देता हूं आपको। देखा 70-30 टेक्निक में फॉर एग्जाम्पल कि आपके एक चैप्टर में 20 क्वेश्चन है, तो 60 to 70 क्वेश्चंस आप स्क्रिबल करोगे फर्स्ट एंड थर्ड पैराग्राफ को। सर व्हाट इज फर्स्ट एंड थर्ड पैराग्राफ? जब भी अगर आपने ये चीज नोटिस करी होगी, तो जब भी आप एक एप्लीकेशन बेस्ड आंसर लिखते हो ना, तो पहले पैराग्राफ में आप लिखते हो इंट्रो, ठीक है? दूसरे पैराग्राफ में आप क्या करते हो? सर पहले में आपने इंट्रो लिखा, दूसरे में लिखते हो फैक्ट ऑफ द केस, ठीक है भाई, थैंक यू, सॉरी फॉर द राइटिंग। मैं क्या कहते हैं, एक्चुअली आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर जब मैंने अपनी राइटिंग देखी, बट उतना दिमाग भी नहीं था, तो सीए बन गए। नहीं, नॉट सेइंग कि सीए में दिमाग नहीं लगता बाय द वे। तो पहले में आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, दूसरा आप लिखोगे सर फैक्ट ऑफ द केस, और तीसरा जो आप लिखते हो वो होता है कंक्लूजन। हो क्या राइटिंग है भाई, पता नहीं, मैं कई बार सोचता हूँ मैं इतनी अच्छी राइटिंग के साथ पास कैसे क्या हो गया। सो गाइस राइटिंग डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज कि आप लिखते कितने अच्छे से हो, ठीक है? तो जनरली जो फैक्ट ऑफ द केस होगा ना, वो तो आपको पूरा पूरा पेपर से मिल जाएगा, आपको मेजर दिमाग लगाना पड़ेगा इंट्रोडक्शन पे और दूसरा कंक्लूजन पे। नाउ व्हाट आई वांट इज कि आप एटलीस्ट 60-70% जो आपका पोर्शन है, सॉरी जो क्वेश्चन है, मतलब अगर 20 क्वेश्चन है तो उसमें से 12 से 14 क्वेश्चंस को आप स्क्रिबल करो फर्स्ट एंड थर्ड पैराग्राफ, मतलब इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन को आप स्क्रिबल करो। कि यार फॉर एग्जांपल कि किसी ऐसे को लेकर के आ गया, तो मुझे फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसे को मेंशन करना पड़ेगा, ऐसे के उस कॉन्सेप्ट को मेंशन करना पड़ेगा, और फिर थर्ड पैराग्राफ में मैं कंक्लूड करूंगा कि कैसे क्या फैक्ट ऑफ द केस और ये इंट्रोडक्टर वाला जो ऐसे था, ये मिल करके मेरा एक आंसर बनता है, ठीक है? मेरे को ये चीज करना पड़ेगी। दिस इज समथिंग आई वांट कि आप राइट डाउन करो। बहुत अच्छी लैंग्वेज नहीं लिखनी है भाई, बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिखना है, बेसिक, लेकिन ऐसा जो मैं लिखता पेपर के अंदर, ठीक है? मतलब मुझे बेसिक एकदम फास्ट लिख दूंगा मैं बस में, बिना देखे, एंड देन आई विल गो बैक, रीड द आंसर एंड चेक कि मैंने जो लिखा वो सही था कि नहीं। हो सकता है गलत हो, तो सिर्फ पढ़ लूंगा आगे बढ़ जाऊंगा, पढ़ लूंगा आगे बढ़ जाऊंगा। तो 12 से 14 क्वेश्चंस मैं ऐसे ही करूंगा। Then comes 20 से 25 questions. Write it down without seeing the answer. Test yourself. मतलब 14 क्वेश्चंस मैंने ऐसे कर ली, 12 से 14 क्वेश्चंस। अब यहां पर मैं 2 से 4 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं सर, या 2 से 5 क्वेश्चंस। मैं किस तरीके से करूंगा भाई? मैं मान लो कि 2 से 4 भी नहीं, 4 से 6 क्वेश्चंस जो हो गए, मैं किस तरीके से करूंगा? मैं इनको बिना देखे अपने मन से टेस्ट करूंगा खुद को, मैं खुद को टेस्ट करूंगा कि यार मैं कर सकता हूं कि नहीं, पूरा पूरा आंसर लिखूंगा उसका, ठीक है? ये हो गया दूसरा टाइप। एंड द थर्ड टाइप विच इज 2 से 4 क्वेश्चंस मैं पूरा पूरा कॉपी पेस्ट करूंगा,
मतलब जो ICAI के किताब में लिखा हुआ है मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट मारूंगा अपने पास। नाउ व्हाई एम आई डूइंग ऑल दिस थिंग्स गाइस? पहली चीज, जब मैं स्क्रिबल कर रहा हूँ 60 से 70% क्वेश्चन मैं जनरली भी पढ़ सकता था, बट वो जनरली पढ़ने में एज आई सेड मेरे सारे सेंसेस काम नहीं करते। स्क्रिबल करने में मेरा हाथ भी काम कर रहा है, मैं थोड़ा जोर से बोलूंगा तो मुंह और फिर कान तीनों काम करेंगे। तो स्क्रिबलिंग टेक्निक तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा बेनिफिशियल मानता हूँ भाई। मेरे बच्चे हैं जिन्होंने कि ये काम करा हुआ है, जिन्होंने कि इस तरीके से पढ़ाई करी है, उनके रिजल्ट अच्छे आए हैं। एंड ऑल्सो अभी बहुत सारे हैं बच्चे जो कि कर रहे हैं एंड दे हैव वेरी गुड फीडबैक अबाउट इट। सो आई वांट कि आप लोग इन चीजों पर फोकस करो दोस्तों। 60 से 70% स्क्रिबल फर्स्ट एंड थर्ड पैराग्राफ को ही, सेकंड पैराग्राफ को हम देखेंगे भी नहीं। सेकंड पैराग्राफ हम पढ़ेंगे बस, स्क्रिबल नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर खुद को टेस्ट करेंगे 4-5 क्वेश्चंस में और 2 से 4 क्वेश्चंस पूरे पूरे करके देखेंगे, कॉपी पेस्ट मारेंगे। जब मैं कॉपी पेस्ट मारूंगा ना, मुझे समझेगा कि मेरी गलती अब तक क्या हुई कहां थी यार। समझ रहे हो, मेरी गलती अब तक क्या हुई कहां थी। मुझे समझेगा कि अच्छा उसमें ये चीज लिखनी चाहिए थी, अच्छा इस तरीके से समझो मुझे कहां पर किस चीज पे ध्यान देना है। जब मैं ये कर रहा होगा 70%, माई फोकस शुड बी ऑन द कॉन्सेप्ट्स। जब मैं ये कर रहा हूं, माई फोकस शुड बी ऑन राइटिंग द आंसर्स। एंड जब मैं 10 to 15 कर रहा हूं, उस समय पे ये देखना है कि हाउ ICAI डिड इट, हाउ आई एक्चुअली हैव टू डू इट। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी हो गए सारे रिवाइज, इससे आपको समझ भी आ गया हाउ टू राइट, और इससे आपको ये भी समझ आ गया कि भाई मेरी गलतियां क्या क्या हो रही थी। सबसे बेस्ट अप्लाई फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स वॉट एवर यू डू। अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है भाई, ऑडिट मत करो क्वेश्चंस को, रादर देन स्क्रिबल करो। स्क्रिबल इज एनी डे बेटर देन ऑडिट। लास्ट पॉइंट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। और ऑडिट के लिए ना एक बहुत प्रो टिप देके जा रहा हूं, ठीक है, एक प्रो टिप देकर के जा रहा हूं। ये जो मैंने आपको बोला ना कीवर्ड्स, ठीक है, ये कीवर्ड्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहा भाई, कुछ कुछ चीजें हो सकती है जो आपको ना समझे, आपको मजा ही ना करने में। कई सारे ऐसे ही है फॉर CA फाइनल, ऐसे ही है, SRE है, SRS है, राइट। होता है भाई, अपना मन नहीं करता। और इवन ऐसे में भी कुछ कुछ जगह पे अपना मन नहीं करता। बट एक प्रो टिप दे रहा हूं मैं, अगर आप जीरो करके जा रहे हो, कोई चीज छोड़ के जा रहे हो, छोड़कर मत जाओ, रिपोर्टिंग करके चले जाओ भाई उसकी। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल, दिस इज फॉर ऑब्वियसली फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही है, तो ऐसे ही के अंदर ना रिपोर्टिंग दिया हुआ है कि हाउ डू ऑडिटर हैव टू रिपोर्ट ऑन दिस थिंग्स। इनके रिपोर्ट्स पढ़ लो बस, जो ICAI ने दी हुई होती है, इनके रिपोर्ट्स की बॉडी पढ़ लो बस। सेम गोज विथ फॉर एग्जाम्पल ऐसे 700 सीरीज कर लो अच्छे से। 700 सीरीज में जो 700 वाला जो है ना, 700 जिसके अंदर पूरा एक ऑडिटर्स रिपोर्ट दी हुई है भाई, वो पढ़ लेना एक बार। उसमें सारे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, मटेरियलिटी, हर चीज उसमें लिखी हुई है। उसमें ऐसे 200 से लेकर 600 हर चीज एक्सप्लेन हुई है भाई, हर चीज एक्सप्लेन हुई है। 200 की सीरीज एक्सप्लेन हुई है, 300, 400 हर सीरीज एक्सप्लेन हुई है। इसलिए बोल रहा हूं कि एक बार 700 में जो आपके ऑडिटर्स रिपोर्ट दी हुई है ना, वो एक बार पढ़ जरूर लेना। आपके मेजरली कीवर्ड्स वहीं मिल जाएंगे। एक प्रो टिप है, मतलब अगर आपसे नहीं हो रहा सब कुछ, तो आप बेसिक ये तो कर ही लेना। बट इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि भाई जनवरी 26 हमारा एकदम लास्ट हो। इफ यू आर इन CA फाइनल तो आपका एकदम लास्ट अटेम्प्ट हो जनवरी 26। और या फिर अगर आपका कुछ और बाकी है, या फिर आप इंटर में हो, तो आप एटलीस्ट जो आपने टारगेट किया है वो तो आप कंप्लीट कर ही लो। ऑल्सो आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन कि आपको ग्रुप 1 करना चाहिए या ग्रुप 2 करना चाहिए, मतलब कौन सा। अगर आप ऐसे फंसे हुए हो जब आपके सामने दोनों ग्रुप है, तो व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस जब आपको ग्रुप 1 ही उठाना चाहिए, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस जब आपको ग्रुप 2 ही उठाना चाहिए। मतलब एक ही ग्रुप उठाओ या बोथ उठा लूं, बहुत दिक्कत आती है ना। हम उस पर भी बात करने वाले एक वीडियो में, और कोशिश करूंगा कि सेम ही वीडियो में आपको एक 50 डे प्लानर भी बता दूं, बोथ ग्रुप के हिसाब से, सिंगल ग्रुप के हिसाब से, फॉर CA इंटर एंड फाइनल बोथ। सो टिल देन, दिस इज चार्टर्ड अकाउंटेंट पुनीत सुराजी वाले साइनिंग ऑफ। थैंक यू, जय श्री श्याम।